सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं प्रिंस द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच इज़ लीज। तो दोस्तों आज हम लीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाली है। आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके सारे डाउट्स, सारी प्रॉब्लम्स इस वीडियो में समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो दोस्तों चलिए अब हम लीज के इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। और लीज का इंट्रोडक्शन आप ऐसे लिख सकते हो कि इंडिया में जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है वो हर इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज। क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों कि हम प्रॉपर्टी दो प्रकार से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक परमानेंट ट्रांसफ़र होता है, एक टेम्परेरी ट्रांसफ़र होता है। परमानेंट ट्रांसफ़र कैसे करते हो आप? जैसे आपने घर बेच दिया, ठीक है, तो आपने अपनी प्रॉपर्टी को परमानेंटली किसी और को दे दिया, उसका मालिकाना हक, उसका ओनरशिप आपने किसी और को दे दिया। इसे बोलते हैं दोस्तों परमानेंट ट्रांसफर। बट टेम्परेरी ट्रांसफर क्या होता है? आप किसी के घर में किराए से रह रहे हो, तो उस बंदे ने आपको टेम्परेरी ट्रांसफर किया है। ठीक है दोस्तों, यही होता है परमानेंट और टेम्परेरी ट्रांसफर। आगे क्या बोलते हैं दोस्तों कि द परमानेंट और एब्सोल्यूट ट्रांसफर इज लग्जरी फॉर सम पीपल, बट टेम्परेरी ट्रांसफर इज समथिंग दैट हैज गिवन एवरी सिटीजन द राइट ऑफ एंजॉइंग एनी प्रॉपर्टी। देखो दोस्तों, जो टेम्परेरी ट्रांसफर होता है ना, वो हमें क्या देता है? वो हर बंदे को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वन ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज लीज। अब लीज क्या होता है दोस्तों? लीज एक तरीका है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का, जिसमें हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक निश्चित समय के लिए किसी भी प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यही है दोस्तों लीज। ठीक है, लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी। जैसे मैंने दोस्तों बताया कि लीज में हम इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब कि राइट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। और उसमें हम किस राइट को ट्रांसफ़र करते हैं? राइट ऑफ पोजीशन को ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब कि कब्जा या रहने का अधिकार को हम ट्रांसफ़र करते हैं, ना कि हम ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते हैं। ओनरशिप को हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, हम उसको मालिक नहीं बनाते हैं। हम उसको सिर्फ उस प्रॉपर्टी को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करने के लिए दे देते हैं। अपना जो पोजीशन का राइट है, हम राइट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ना कि हम ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। लीज में राइट ऑफ पोजीशन इज ट्रांसफर्ड इंस्टेड ऑफ द राइट ऑफ ओनरशिप। मैंने ऑलरेडी बताया कि लीज में ओनरशिप, मालिकाना जो हक होता है, मालिक बनने का अधिकार ट्रांसफर नहीं किया जाता है, सिर्फ पोजीशन का अधिकार, राइट ऑफ पोजीशन ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफरर हियर इज कॉल्ड द लेसर एंड द ट्रांसफरी द वन एंजॉइंग द प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड इज कॉल्ड द लेसी। अब देखो दोनों बंदों, जो ये लीज होता है, इसमें दो पार्टी होती है। जो लीज पे देता है, ठीक है, उसको लेसर बोलते हो। आप क्या बोलते हो? लेसर बोलते हो दोस्तों। ठीक है, और जो जिसको लीज पे दिया गया है उसको आप लेसी बोलते हो दोस्तों। ठीक है, और जो लीज पे दे रहा है उसको आप क्या बोलते हो? लेसर बोलते हो। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, जो लीज है ना दोस्तों, वो गवर्न किया गया है बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के द्वारा, एंड इट इज गिवन फ्रॉम सेक्शन 105 टू 117 तक। मतलब कि लीज के प्रोविजन कहाँ दिए गए हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के 1882। जब आप उसके अंदर सेक्शन 105 से लेके 117 तक पढ़ोगे तो उसमें लीज को कवर किया गया है। तो दोस्तों ये था लीज का इंट्रोडक्शन। अब हम डिफिनीशन की बात करते हैं। लीज की लीगल डिफिनीशन क्या होती है? तो सेक्शन 105 में लीज की डिफिनीशन बताई गई है। क्या है? जो कहती है कि इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है, एक अचल संपत्ति का ट्रांसफर है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, मतलब एक निश्चित समय के लिए, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ विच द ट्रांसफरी हैज एक्सेप्टेड द टर्म्स सराउंडिंग द एग्रीमेंट। देखो दोस्तों, आप जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो तो आपको कंसिडरेशन मिलता है, मतलब उसके बदले कुछ मिलता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि लीज क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, जिसमें कंसिडरेशन मिलता है। किसको कंसिडरेशन मिलता है? लेसर को मिलता है, ट्रांसफरर को मिलता है। ठीक है, कंसिडरेशन मिलता है उस लैंड के बदले
जिसको उसने लीज पे दिया है, ठीक है। और जो ट्रांसफरी होता है, लेसी होता है, वो सारे जब टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री हो जाता है, जब वो एक्सेप्ट कर लेता है सारे टर्म्स एंड कंडीशन और जो भी एग्रीमेंट में लिखा गया है, तो वो लीज कहलाती है। तो सिंपल सी डिफिनेशन लीज की दोस्तों कि लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ विच द ट्रांसफरी हैज एक्सेप्टेड द टर्म्स सराउंडिंग द एग्रीमेंट। क्लियर है दोस्तों, ये डिफिनेशन सेक्शन 105 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दी हुई है। अब देखो दोस्तों, लीज का मतलब होता है रेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको समझाऊं तो लीज होता क्या है, ठीक है। तो लीज का मतलब होता है रेंट, ठीक है, किराए से देना किसी चीज को, ठीक है। मान लो आपकी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, ठीक है। आपने ये प्रॉपर्टी को बी को लीज पे दे दिया, तो आपने ये जो बी है, क्या इस प्रॉपर्टी का मालिक बन गया? नहीं, वो मालिक नहीं बना है, क्योंकि आपने उसको टेम्परेरी ट्रांसफ़र किया है। आपने उसको सिर्फ राइट ऑफ पोजीशन ट्रांसफ़र किया है, ना कि राइट ऑफ ओनरशिप ट्रांसफ़र किया है, ठीक है दोस्तों। तो यही होती है लीज। और कैसे समझ सकते हो? हम सब देखते हैं, हम सब कभी ना कभी किराए के घर में ज़रूर रहते होंगे, है ना। तो वो भी एक प्रकार का लीज ही है। तो जो घर का मालिक होता है वो लेशर होता है। वो क्या होता है? वो लेशर होता है। और जब आप रहते थे उसके घर में, तब आप लेसी थे, ठीक है दोस्तों। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इसेंशियल होते हैं लीज की, ठीक है। पहला इसेंशियल क्या है? पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। जब आप किसी को लीज पे दे रहे हो, तो जो दे रहा है और जो ले रहा है, वो दोनों कॉम्पिटेंट होने चाहिए। कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम होने चाहिए, मतलब कि मेजर होने चाहिए। ये नहीं कि कोई बच्चा आपको बोल दे कि आप मेरी प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए ले लो और आप उसकी प्रॉपर्टी को ले लो। अगर वो बच्चा 18 साल से कम का है, तो ये लीज नहीं मानी जाएगी, ये वाइड हो जाएगी। क्योंकि लीज का जो पहला इसेंशियल है कि पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, वही कंप्लाई नहीं हो रहा है। तो सबसे जरूरी है कि पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, दोनों पार्टी कॉम्पिटेंट होने चाहिए। अब राइट टू पोजीशन, जैसा मैंने आपको बताया कि लीज में राइट ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, इसमें सिर्फ राइट ऑफ पोजीशन ट्रांसफर होता है। तीसरा, रेंट, इसमें कुछ ना कुछ रेंट मिलता है, मतलब कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलता है। तो अगर किसी भी प्रॉपर्टी को आप दे रहे हो किसी को और उससे कुछ आपको बदले में मिल नहीं रहा है, तो फिर लीज नहीं कहलाएगी, वो फिर बन जाएगा गिफ्ट बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको कंसिडरेशन, क्योंकि देखो आप गिफ्ट देते हो किसी को, तो क्या उसके बदले में कुछ लेते हो? वो अलग बात है कि आपको केक खाने के लिए मिलता है, वो अलग बात है। पर अगर आप गिफ्ट देते हो तो उससे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते हो कि मैं इसको दे रहा हूँ तो वो मुझे देगा, है ना। तो फिर वो गिफ्ट हो जाएगा अगर विदाउट रेंट रहोगे, विदाउट कंसिडरेशन के रहोगे। क्लियर है? ठीक है। अब चौथा जो है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। कि आप ट्रांसफ़र तो कर रहे हो प्रॉपर्टी को, ठीक है, टेम्परेरी ट्रांसफ़र कर रहे हो, लेकिन सामने वाला उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर वो लीज कहाँ से हो गई, है ना। ठीक है। पांचवा क्या है? टाइम पीरियड, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है, कि आपको 4 साल के लिए लीज दी जा रही है, 5 साल के लिए लीज दी जा रही है, 10 साल के लिए दी जा रही है, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसी को लीज बोलते हैं दोस्तों। ये था पांचों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल ऑफ अ लीज। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? टाइम पीरियड नॉट प्रिस्क्राइब। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मान लो किसी लीज में टाइम पीरियड ना बताया गया हो, ठीक है, कि लीज कितने दिन की है, कितने दिन के लिए तुमको लीज दी जा रही ना बताया हो, तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 106 है, इसके बारे में ही बात करता है कि जब लीज क्या बात करता है? प्रोवाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द लीज इन द अब्सेंस ऑफ द लीज एग्रीमेंट। जब लीज एग्रीमेंट ना हो या फिर टाइम पीरियड ना बताया गया हो, तो क्या करना चाहिए? उसमें क्या करना चाहिए? देखो, इट लेज डाउन दैट इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब एग्रीमेंट ना हुआ हो, कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तो लीज कैन बी एंडेड बाय बोथ पार्टीज टू द लीज बाय इशूइंग अ नोटिस टू क्विट। ठीक है, मान लो किसी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया गया है कि कब, तो जब भी दोनों पार्टी कैसे एंड कर सकते हैं उस लीज को? नोटिस भेजकर, ठीक है, नोटिस टू क्विट करने की जो नोटिस होगी, उससे क्या होगा? लीज एंड हो जाएगा। क्लियर है? देखो दोस्तों, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब ना हो, जब टाइम पीरियड ना बताया हो, तो दो कंडीशन ऐसी होती है। जब लीज किसी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए दी जाती है, ठीक है, जब मतलब खेती बाड़ी के काम के लिए या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए जब कोई
लीज दी जाती है, लीज पे कोई प्रॉपर्टी या फिर लैंड दिया जाता है, तो उसको माना जाता है कि वो ईयर टू ईयर बेसिस है, मतलब हर साल वो रिन्यू होगी। ठीक है, और अगर मान लो उस लीज को ख़त्म करना है जो आपने एग्रीकल्चर या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए दी है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको 6 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा और उसके बाद वो लीज ख़त्म हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि जब लीज किसी और पर्पज़ के लिए, मतलब एग्रीकल्चर या फिर मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ को छोड़कर किसी और पर्पज़ के लिए अगर लीज पे कोई चीज़, कोई प्रॉपर्टी दी जाती है, तो वो मंथ टू मंथ बेसिस होती है, मतलब वो हर महीने रिन्यू करनी पड़ेगी। और अगर इसको ख़त्म करना है तो 15 दिन का नोटिस देना पड़ता है, तो ये भी लीज ख़त्म हो जाती है। क्लियर है, तो ये हमने पढ़ लिया कि जब टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब ना हो लीज एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, तब कैसे लीज को एंड करते हैं। क्लियर है, अब देखो लीज को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, तो जो सेक्शन 107 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो इसी के बारे में बात करता है कि कैसे लीज को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो व्हेन देयर इज लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर और मोर। ठीक है, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी का लीज दिया जाता है, लीज पे कोई प्रॉपर्टी दी जाती है और या तो वो 1 साल के लिए है या उससे ज़्यादा के लिए, तो दिस कैन ओनली बी मेड बाय रजिस्टर्ड डीड। कहने का मतलब कि जब कोई प्रॉपर्टी लीज पे दी जाती है 1 साल के लिए या उससे ज़्यादा के लिए, तब हमें उस लीज को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। एक रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से हम उस प्रॉपर्टी को लीज पे देंगे। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। आगे क्या बोलता है कि ऑल अदर लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी can either be made by a registered deed or an oral agreement or settlement along with the transfer of possession of that property। देखो 1 साल के लिए या फिर उससे ज़्यादा की है तो हमें रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा जो भी लीजेस हैं उसको हम या तो रजिस्टर्ड करवा के कर सकते हैं या फिर हम ओरल एग्रीमेंट के द्वारा भी कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि when the lease is of multiple properties that require multiple deeds it will made by both the parties of the lease। कहने का मतलब कि जब हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज, मतलब कई सारी प्रॉपर्टीज को लीज पे दे रहे हैं, तो हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि सारी प्रॉपर्टीज को एक ही बार में रजिस्टर करवा दें, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट में रजिस्टर करवा दें, एक ही डीड बनवा दें उसकी। तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप अलग अलग प्रॉपर्टी को, बहुत सारी प्रॉपर्टी को लीज पे दे रहे हो, तो आपको मल्टीपल डीड्स भी बनवानी पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक केस था पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस गंगा नारायण। ठीक है, इस केस में क्या बोला गया कि इफ द लीज इज डन थ्रू एन ओरल एग्रीमेंट, अगर लीज ओरल एग्रीमेंट के द्वारा की जाती है तो फिर सेक्शन 106 अप्लाई होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो लीज होता है उसमें 2 पार्टी होती हैं, एक लेसर और एक लेसी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं राइट्स ऑफ लेसर। लेसर के क्या अधिकार होते हैं, तो लेसर का सबसे पहला अधिकार होता है टू रिकवर द रेंट फ्रॉम द लीज लेसी विच वॉज मेंशन इन द लीज एग्रीमेंट। ठीक है, सबसे पहला अधिकार जो लेसर का होता है वो ये होता है कि जिस प्रॉपर्टी को उसने लीज पे दिया है उसके बदले में वो रेंट रिकवर कर सके। ठीक है, किराया वसूल कर सके, ये पहला अधिकार है लेसर का। दूसरा अधिकार क्या है दोस्तों कि लेसर हैज़ अ राइट टू टेक बैक द पोजीशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द लेसी इफ द लेसी कमिट्स एनी ब्रीच ऑफ कंडीशन। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, तब ना उसने प्रॉपर्टी लीज पर दी, तो अगर लेसी ने क्या कर दिया है, कोई भी कंडीशन को तोड़ दिया है, उसका ब्रीच ऑफ कंडीशन कर दिया है, तो ये लेसर का राइट है, उसके पास अधिकार है कि वो जो प्रॉपर्टी उसने लेसी को दी थी वो अपने वापस ले सके, उसका जो पोजीशन है वो वापस ले सके। लेसर हैज़ द राइट टू टेक बैक द पोजीशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द लेसी इफ द लेसी कमिट्स एनी ब्रीच ऑफ कंडीशन। क्लियर है, अगला राइट है लेसर हैज़ द राइट टू रिकवर द अमाउंट ऑफ डैमेजेस फ्रॉम द लेसी इफ देयर इज एनी डैमेज डन टू द प्रॉपर्टी। लेसर का ये भी अधिकार है कि अगर उस प्रॉपर्टी को जिस प्रॉपर्टी को उसने लीज पे दी थी, अगर उस पे लेसी कुछ डैमेज करता है तो उस डैमेज का कॉस्ट, मतलब उस डैमेज को ठीक करने का खर्चा भी लेसर उससे वसूल सकता है। जैसे मान लो आप किसी के घर में किराए से रह रहे हो, ठीक है, अब आप किराए से तो रह रहे हो लेकिन आप बहुत उदंड आदमी हो, ठीक है, बहुत शैतान हो, बहुत मतलब गुंडे टाइप के हो। उसने आपने 1 महीना उसके घर में रहा, उसके घर की खिड़की, दरवाज़ा,
बाथरूम का दरवाज़ा सब तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया, ठीक है। तो अब जब आप रूम छोड़ोगे तो ये मालिक का अधिकार है, उसके पास राइट है कि वो आपसे जो 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 आपने तोड़ा है, जो जो आपने उसका नुकसान किया है, उसकी भरपाई करवा सके आपसे आपसे ये उसका अधिकार है। ध्यान रखना दोस्तों, तोड़ना नहीं कुछ, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि लेसर हैज़ अ राइट टू टेक बैक द पोजीशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द लेसी ऑन द टर्मिनेशन ऑफ द लीज टर्म प्रिस्क्राइब्ड इन द एग्रीमेंट, ठीक है। लास्ट वाला क्या बोलता है कि लेसर के पास अधिकार है कि वो जो पोजीशन दिया था वो वापस ले सकता है, कब? जब जो टाइम प्रिस्क्राइब पूरा हो जाए, ठीक है। जैसे 2 साल कंप्लीट दिया था तो 2 साल के लिए कंप्लीट हो जाए तो अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लायबिलिटी ऑफ अ लेसर। अभी हमने पढ़ा कि राइट्स क्या होते हैं, उसके अधिकार क्या होते हैं। अब ये बता रहा है कि लेसर की ड्यूटी क्या होती है, उसकी लायबिलिटी क्या होती है। दोस्तों पहली ड्यूटी है कि लेसर के पास ये ड्यूटी है लेसर की कि वो कोई भी जो मटेरियल डिफेक्ट है उसको डिस्क्लोज करे रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी विच द लेसी डज नॉट नो एंड कैन नॉट विथ ऑर्डिनरी सुपरविजन फाइंड आउट। कहने का मतलब कि जब लेसर किसी आदमी को, मतलब कहने का मतलब लेसी को जब कोई प्रॉपर्टी लीज पे दे रहा है तो अगर उस प्रॉपर्टी में कोई ऐसी चीज़ है जो लेसी को जानना चाहिए या पता होना चाहिए तो वो मटेरियल डिफेक्ट लेसर की ड्यूटी है कि वो लेसी को बताए, ठीक है। पहला ये है। दूसरा क्या बोलता है, लेसर इज बाउंड बाय द रिक्वेस्ट ऑफ द लेसी टू गिव हिम द राइट ऑफ पोजीशन ओवर हिज प्रॉपर्टी। लेसर ये बाउंड मतलब लेसर की ड्यूटी है कि लेसी की रिक्वेस्ट पर राइट ऑफ पोजीशन जो है वो किसको दे, लेसी को दे। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि लीज में राइट ऑफ ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होती, राइट ऑफ पोजीशन ट्रांसफर होता है। क्लियर है दोस्तों, आगे देखते हैं। Lessor can enter into a contract with the lessee if he agrees to abide by all terms and condition प्रिस्क्राइब्ड इन द एग्रीमेंट। देखिए जो लेसर है वो लेसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अगर लेसी को लेसर की सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो कि उस एग्रीमेंट में लिखी है मंजूर है, ठीक है। ही कैन एंजॉय द प्रॉपर्टी फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम पीरियड विदाउट एनी इंटरफेरेंस विद एन ऑब्लिगेशन टू पे द रेंट लेटर ऑन, ठीक है। अगर एग्रीमेंट हो गया है तो लेसी जो है वो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है रेस्ट ऑफ द टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, बिना किसी इंटरफेरेंस के साथ और इस ऑब्लिगेशन के साथ कि मैं समय समय पर बाद में आपका जो किराया है, रेंट है, वो पे करता रहूंगा, ठीक है। तो ये था लायबिलिटीज ऑफ द लेसर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं राइट्स ऑफ द लेसी। लेसी के क्या अधिकार होते हैं? तो लेसी का पहला अधिकार ये है कि वो डिडक्ट कर सकता है कोई भी एक्सपेंसेस जो उसने रिपेयर कराने में खर्च किए हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने आपको लेसर के राइट्स में बताया था कि अगर लेसी प्रॉपर्टी में कोई डैमेज क्रिएट कर देता है तो लेसर का ये राइट है कि उस डैमेज को फुलफिल करने के लिए, उस डैमेज के बदले जो लेसर है वो लेसी से एक्सपेंसेस क्या कर सकता है, ले सकता है। उसी प्रकार से लेसी का ये राइट है कि अगर मान लीजिए लेसी रहने आता है और प्रॉपर्टी में कुछ डैमेजेस हैं, ठीक है, और लेसी उस डैमेज को रिपेयर करवा देता है, ठीक करवा देता है अपने खुद के पैसे लगाकर, ठीक है, तो लेसी का ये अधिकार बनता है कि वो क्या करे, लेसर से वो पैसा डायरेक्टली ले ले, ठीक है। ये पहला राइट्स है लेसी का। दूसरा राइट क्या बोलता है, लेसी हैज अ राइट टू रिकवर एनी सच पेमेंट विच अ लेसर इज बाउंड टू मेक बाय कैन डिडक्टिंग इट फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ द रेंट और डायरेक्टली फ्रॉम द लेसर। ही हैज दिस राइट व्हेन द लेसर हैज निग्लेक्टेड टू मेक द रिक्वायर्ड पेमेंट। देखो दोस्तों, अभी ऊपर हमने पढ़ा कि अगर जो भी खर्चा लगाया है रिपेयर करवाने में वो लेसी लेसर से डायरेक्टली मांग सकता है, ठीक है। अब दूसरा क्या बोलता है कि लेसी के पास ये अधिकार है कि जो लेसर है अगर वो रीजनेबल टाइम पे पेमेंट नहीं कर पा रहा है उस डैमेज का, तो लेसी के पास ये अधिकार है कि जो वो रेंट देता है उस रेंट से अपना पैसा क्या कर सकता है, जो रिपेयर में लगाया है वो काट सकता है। लेकिन ये राइट तभी है, तभी वो रेंट से काट सकता है जब, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि जब लेसर निग्लेक्ट कर दे, लेसर देने से मना कर दे जो पेमेंट उसको मिलनी चाहिए थी। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, lessee has a right to detach all things that he may have attached in the property or earth. His only obligation is that he has to leave the property in the same condition as he received it. लेसी का ये अधिकार बनता है कि जब लेसी वो उस प्रॉपर्टी को छोड़े, मतलब जब उसका लीज खत्म हो जाए और उस प्रॉपर्टी को छोड़े, तो जो भी चीज़ लेसी ने अटैच की है अपनी चीज़ें उस प्रॉपर्टी में, तो उसका अधिकार बनता है कि वो सारी चीज़ें निकाल सकता है अपनी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दीवार ख़राब थी, ठीक है, तो दीवार में उसने
खिड़की लगवा दी, विंडो लगवा दी, ठीक है, तो ये उसका राइट है कि जब वो छोड़ता है उस प्रॉपर्टी को तो अपनी खिड़की निकाल सकता है, ठीक है, ये है। और लेकिन ये तभी कर सकता है, मतलब उसका ये ड्यूटी भी है लेसी की, कि ऐसा नहीं है कि वो सब निकालने के चक्कर में सब खराब करके चला जाए। उसको उसी कंडीशन में प्रॉपर्टी छोड़नी है जिस कंडीशन में उसने लिया था। क्लियर है दोस्तों? लास्ट वाला पढ़ते हैं। When a lease is of unspecified duration, जब लीज का जो टाइम पीरियड है वो अनस्पेसिफाइड हो, ना बताया हो, तब क्या करेंगे लीज एग्रीमेंट में, तो लेसी और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैव अ राइट टू कलेक्ट ऑल द प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स फ्रॉम द क्रॉप्स विच वर शोन बाय द लेसी एट दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब जब देखिए, मतलब जो लीज का पीरियड है वो अनस्पेसिफाइड है, नहीं बताया गया है लीज एग्रीमेंट में, तो ये लेसी का राइट है कि लेसी या फिर लेसी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उस प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट मिल रहा है उसको इंजॉय कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी लिया, एग्रीकल्चर लैंड लिया, ठीक है, अब उसमें उसने क्या किया, मान लीजिए पेड़ लगवा दिया, आम के पेड़ लगवा दिया। अब जो आम के पेड़ में जो फल आएंगे आम, तो उसका इंजॉय कर सकता है। इट इज़ द राइट ऑफ द लेसी। अगर लेसी नहीं करता तो ये उसके अधिकार है कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका उस प्रॉफिट का बेनिफिट ले सकता है। क्लियर है दोस्तों? दे ऑल्सो हैव अ राइट टू फ्री इंग्रेस एंड इग्रेस फ्रॉम सच प्रॉपर्टी इवन इफ लीज एंड्स। क्लियर है दोस्तों? आगे पढ़ते हैं। अब लायबिलिटीज ऑफ लेसी क्या होती है, उसकी ड्यूटी क्या होती है लेसी की। तो लेसी की पहली ड्यूटी ये होती है कि वो सारे डिस्क्लोज करे ऑल रिलेटेड मटेरियल फैक्ट्स विच आर लाइकली टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी फॉर विच द लेसी हैज एन इंटरेस्ट इन द लेसर इज नॉट अवेयर ऑफ। ठीक है, देखिए मान लीजिए लेसी रह रहा है अब उसकी प्रॉपर्टी पे, लेसर की, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी में अचानक खुदाई करने पर उसको सोना मिल जाए। ठीक है, अब सोना मिल जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ड्यूटी बनती है कि लेसी उस सोने के बारे में लेसर को बताए, लेकिन रियलिटी में क्या कोई बताएगा? नहीं बताएगा, लेकिन ये थ्योरी में ये ड्यूटी है लेसी की। क्लियर है? ये पहली ड्यूटी है। ठीक है, दूसरी ड्यूटी क्या है? Lessee is under an obligation to pay the rent or premium which is settled upon in the agreement to the lessor or resident within the prescribed time. लेसी की ड्यूटी बनती है कि जो भी एग्रीमेंट में लीज में जो उसने प्रॉपर्टी ली है उसके लिए जो रेंट डिसाइड किया गया है वो एक प्रिस्क्राइब टाइम में, मतलब सही समय पर वो पे करता रहे। ये लेसी की ड्यूटी है। तीसरी ड्यूटी क्या है? लेसी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन द प्रॉपर्टी इन द कंडीशन दैट ही इनिशियली गॉट द प्रॉपर्टी ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द लीज एंड ही हैज़ टू रिटर्न इट इन द सेम कंडीशन। लीज लेसी की ये ड्यूटी है कि जब भी वो प्रॉपर्टी छोड़े तो वो उसी कंडीशन में प्रॉपर्टी छोड़े जिस कंडीशन में वो प्रॉपर्टी लिया था। कहने का मतलब कि प्रॉपर्टी को मेंटेन रखे। क्लियर है दोस्तों? लास्ट वाला क्या बोलता है कि if lessee gets to know about any proceeding relating to the property or any encroachment or any interference, then lessee is under an obligation to give notice to the lessor। देखो, मान लीजिए आप लेसी हो, ठीक है, आप किसी के प्रॉपर्टी में रह रहे हो, अब कोई तीसरा बंदा आया और प्रोसीडिंग, मतलब आपके खिलाफ केस कर दे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, या फिर मतलब ये दावा करने लगे कि मेरी प्रॉपर्टी तुम छोड़ो, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप लेसर को नोटिस दो, बताओ उसको। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अ लीज, मतलब कि लीज हम कब खत्म करेंगे और कब खत्म होती है लीज। तो जो सेक्शन 111 है इसी के बारे में ही बात करता है कि लीज कब खत्म होगी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन जो 111 है, 111 स्टेट्स अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ अ लीज। ठीक है, जो कब खत्म होगी, पहला कंडीशन है लैप्स ऑफ टाइम, जब प्रिस्क्राइब टाइम जो लीज एग्रीमेंट में हो लिखा हुआ है कि 3 साल के लिए है और वो खत्म हो जाए, तब आपकी लीज खत्म हो जाएगी, पहली कंडीशन। दूसरी, स्पेसिफाइड इवेंट, when there is a condition on time of lease depending upon any happening of an event। मान लीजिए लीज एग्रीमेंट में कोई कंडीशन लिखी है कि अगर दीपावली के अगले सुबह तुम्हारी लीज खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो ये किसी एक हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पर डिपेंड है। ठीक है, कि दीपावली की जो अगली सुबह आएगी तो उस पर तुम्हारी लीज खत्म हो जाएगी। तो अगर ऐसा हो जाता है, दीपावली की सुबह आ जाती है, तो आपकी लीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट क्या बोलता है? लेसर इंटरेस्ट टू लीज द प्रॉपर्टी में सीज हैंस रिजल्टिंग इन द टर्मिनेशन ऑफ अ लीज। जब लेसर का जो इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी पे खत्म हो जाए, ठीक है, तो लीज भी खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब कि मान लीजिए आप किसी की प्रॉपर्टी पे रह रहे हो, ठीक है, तो आपने
मेरे से, मैं लेसर हूँ, आप लेसी हो, ठीक है, आप मेरी प्रॉपर्टी पे रह रहे हो। अब मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, तो हमारे और आपके बीच में जो लीज़ हुई थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। अगला है दोस्तों फोर फीचर। यहाँ पे 3 ऐसी कंडीशन बताई गई हैं जिसमें लीज खत्म हो जाएगी। पहली कंडीशन क्या है? देयर इज अ ब्रीच ऑफ एन एक्सप्रेस कंडीशन बाय द लेसी, द लेसर में गेट द प्रोफेशन प्रॉपर्टी बैक। मान लीजिए जो एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की गई है, अगर लेसी उसको फॉलो नहीं करता, उसका ब्रीच कर देता है, तो क्या होगा? जो लेसर है वो अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस ले सकता है, लीज खत्म हो जाएगी। व्हेन लेसी रिनाउंसेस हिज करेक्टर और गिव्स द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी टू अ थर्ड पर्सन। मान लीजिए लेसी जो है प्रॉपर्टी का टाइटल किसी तीसरे बंदे को दे देता है, ठीक है, तो भी लीज खत्म हो जाएगी। तीसरा क्या है? व्हेन द लेसी इज टर्म्ड एज इंसॉल्वेंट बाय द बैंक, बैंक के द्वारा उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है लेसी को। एंड इफ कंडीशन प्रोवाइड्स फॉर इट, द लीज विल स्टैंड टर्मिनेटेड। फिर भी ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें लीज खत्म हो जाएगी।